आज की ट्रेनिंग में हम लोग जो है जैसे कि आपको उसमें मैसेज मिला होगा, लेटर भी सर्कुलेट हुआ था कि आज हमको जो है दो चीज की ट्रेनिंग के लिए जो है वर्चुअल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा डिपार्टमेंट को जो है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए जो बजट की रिक्वायरमेंट सबमिट करनी है, फर्स्ट ट्रेनिंग उसकी होगी। सेकेंड ट्रेनिंग जो होगी वो होगी अपना जो इनकम डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म रहता है, जो हर बार शायद फॉर्म 12C कहलाता है शायद, उसकी इंफॉर्मेशन जो है समर्थ के थ्रू कैसे सबमिट करनी है ताकि उसके हिसाब से आपका जो है टैक्स जो है डिडक्शन मैनेज हो सके। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो ये करते हैं कि डिपार्टमेंट को अपना फाइनेंशियल ईयर 26-27 की बजट की जो डिमांड है वो कैसे सबमिट करनी है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? नहीं सर। और कोई बताएं, किसी को स्क्रीन मेरी विजिबल दिख रही है? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ हो रही है सो। ठीक है। नहीं सर, अभी इसका हो रहा है देखिए, विजुअली। तो जैसे मैं आपको मेरी स्क्रीन शो कर रही होगी तो यस यस। जो है हमें 26-27 की जो बजट की डिमांड सबमिट जो करनी है वो कहाँ से करते हैं हम? जैसे आप लॉग इन करते हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट अपनी डिपार्टमेंट की आईडी से सबमिट होगा। पहली बात तो जो डिपार्टमेंट की एडमिन आईडी है उसके थ्रू जो बजट की रिक्वायरमेंट सबमिट होगी, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट की आईडी से लॉग इन करेंगे। इस टाइप का पेज विजिबल होगा, तो ये साइड में जो फाइनेंस का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक थोड़ा करना है। जूम इन कर लेना। अभी शो कर रहा है प्रॉपर? ओके। डिपार्टमेंट की आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये साइड में जो है लेफ्ट पैनल में फाइनेंस का ऑप्शन आ रहा है। फाइनेंस के ऑप्शन के अंदर फाइनेंशियल सप्लाई चेंज मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में देखिए आप इसको फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की जो है अकाउंट बुक हमने क्रिएट कर दी है। इस पर आप जाएंगे, जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है अंदर अकाउंट बुक शो करेंगे जैसे बाकी अभी ईयर में कर दी है। अभी हमने एक ही अकाउंट बुक ऐड की हुई है इसमें, जो मेन अकाउंट बुक है। जो जो अपना सेल्फ फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट है उनका नहीं किया, उनका भी कर देंगे हमें। बट अभी जो मेन वाली अकाउंट बुक है उसको क्रिएट कर दिया है। तो मैं आपको ये शो कराता हूँ रखी चीजें कि बजट की डिमांड है कि कैसे करनी है। तो अभी इस पे क्लिक करेंगे 26-27 पे, फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर बजट एस्टिमेट पे क्लिक करेंगे। बजट एस्टिमेट पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले क्या होगा, अभी मेरे में ऐड दिख रहा है आपको शुरू में, यहाँ कुछ भी ब्लैंक दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो बजट कैटेगरी है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे में 31 ऐड है, 35 को और ऐड कर देता हूँ इसमें। तो क्या करूंगा मैं अपना, इस पर क्लिक करूंगा इस ऑप्शन पे, रिक्वेस्ट फॉर बजट पे। यहाँ अपना जो है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद अभी मैंने 31 ऐड कर दिया था, मैं 35 को और ऐड कर दे रहा हूँ। 31 और 35 दोनों की रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो देखिए जैसे 35 और 31 दिख जाएगा। उसके बाद 31 के अंदर मुझे अब जो है डिफरेंट हेड में बजट की डिमांड करनी है। तो बजट ब्रेकअप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अभी मैंने एक रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई थी, मैं एक और ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने पिछले बार का कुछ देख लेता हूँ। लास्ट ईयर जो हमारा, तो ये थ्रेड चेक कर लेता हूँ मैं, वही सेम जो है इस पे कर देता हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर एंटीवायरस में 1 लाख रुपए का था, ठीक है, मैं ये सेम डिमांड इस बार भी कर देता हूँ। तो मैं ऐड ब्रेकअप पे क्लिक करूंगा। ऐड ब्रेकअप पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा तो जिस हेड की भी हमें डिमांड करना है, तो जैसे हेड होते हैं डिफरेंट सब हेड और हेड होते हैं। तभी देखिए हेड हमको जो जैसे पहले शो करते थे, एकेडमिक एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे इस टाइप से हेड शो कर रहे हैं और इनके अंदर डिफरेंट सब हेड होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरा जो है एंटीवायरस वाला जो है शायद ये इसके अंदर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर होगा, जिसमें सर्च करता हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस। सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर ही सब हेड है। इसमें मुझे मान लो मैंने पिछली बार 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, इस बार भी मैं 1 लाख रुपए की ही डिमांड करता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। मैंने यहाँ पर रिमार्क में कुछ डाल दिया, अगर मेरे पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो मैं यहाँ अपलोड भी कर सकता हूँ, नहीं है तो छोड़ देना है। और मैंने और सब्सक्रिप्शन
ऑफ एंटीवायरस, ठीक है। और ये एक्टिव कर दिया मैंने, उसके बाद इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। इसका स्टेटस अभी ड्राफ्ट है, देखिए इधर पर आप देख रहे होगे स्टेटस ड्राफ्ट है। मतलब अभी हम चाहें तो इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मेरा पहला वाला जो था, दूसरा वाला जो है वाईफाई यूजर चार्जेस, तो देखो मैंने जो डिमांड की हुई थी 92 लाख की हुई थी इसमें वाईफाई यूजर चार्जेस में, एक हेड में। तो मैं चाहूँ तो इसमें भी अमाउंट कुछ मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जब तक मैं फाइनल सबमिट नहीं करता हूँ तब तक मैं इसको कुछ एडिट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर उसके बाद मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 2 एंट्री कर ली है, मैं चेक कर लूंगा मैं कि मेरा प्रॉपर है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करूंगा तो उसके बाद मैं इसमें कुछ चेंजेस कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने एक एंट्री सबमिट कर दी है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको भी सबमिट कर दूंगा। अभी मुझे चेक करना रहेगा, इसमें कुछ अमाउंट का करेक्शन होगा तो मैं कर लूंगा। तो ऐसे करके आपको जो है डिफरेंट हेड में जो है बजट डिमांड क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं और किसी में भी करता हूँ, जैसे हमारे पास है मतलब फॉर एग्जाम्पल कंटेंजेंसी में करना आपसे, मैंने यहाँ 20,000 की डिमांड कर दी, ठीक है। मतलब उस रिमार्क लिखना हुआ लिखा, अदरवाइज मैं इसको एक्टिवेट करके सबमिट कर दूंगा और यहाँ पर इस टाइप से क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में इसको फाइनल सबमिशन कर दूंगा। फाइनल सबमिशन करना है, जब तक फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे फाइनेंस सेक्शन के पास ये डिमांड जाएगी नहीं, ठीक है। तो मैं एक डिमांड इस तक सबमिट कर चुका हूँ सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस की, मैं फिर इसको भी सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके 31 में जो है मैं जितनी भी डिमांड मुझे करना है, ये डिफरेंट हेड है मेरे पास। कुछ जैसे अब एकेडमिक डिपार्टमेंट है जो उनके अंदर बहुत सारे उनके जो है एकेडमिक के अंदर मिलेंगे हेड। जैसे केमिकल ग्लास वेयर लेबोरेटरी बजट मांगना है तो एकेडमिक हेड के अंदर ये सब हेड होगा। यहाँ पर ये करेंसी सिलेक्ट करना और जितना भी अमाउंट मान लो इनको सिलेक्ट करना है वो अपना अमाउंट डालेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो 40,000 करना है, ये यहाँ रिमार्क में लिख देंगे किस पर्पज से बजट चाहिए है, इसको एक्टिव करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करेंगे उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। ऐसे 31 का हो गया। ऐसे ही आपको 35 की भी अगर किसी डिपार्टमेंट के पास डिमांड है तो 35 की भी करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 कैटेगरी क्रिएट की उनके अंदर, मैंने अभी आपको बताया था 31 और 35। 31 की तो मैंने सबमिट कर दी, मान लो मुझे 35 की भी करनी है, मैं 35 में जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास में जो है, जैसे मान लो मुझे फॉर एग्जांपल कुछ करना है, कंप्यूटर है किसको इसमें, इसमें ही मान लो जो डिमांड करना है मुझे। सब हेड इसमें क्या है, कंटेंट ई रिसोर्सेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ ई रिसोर्सेज, में कुछ और मैं देखता हूँ अपना। मान लो इसी में करनी है मुझे, इसका मान लो मुझे इसमें चाहिए, ई रिसोर्सेज प्रोक्योर करने में चाहिए करेंसी रुपीज। तो यहाँ मान लो मुझे, मैं डिमांड करता हूँ 12 लाख रुपए, ये डिमांड मैंने कर दी। उसके बाद मेरे पास जो भी मुझे रिमार्क लिखना है, ठीक है, मान लो मैंने डाल दिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ई रिसोर्सेज, ठीक है। इसको एक्टिव करके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जैसे ही मैं इसको फाइनल सबमिट करूंगा ये डिमांड जो है फाइनल सेक्शन के पास चली जाएगी। तो ये सारे उसमें जो भी टाइम दिया है उस टाइम के अंदर जो है आपको 31 और 35 की जो है डिमांड सबमिट करनी है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। आप जब लॉग इन करेंगे डिपार्टमेंट की आईडी से, इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी, फाइनेंस वाले ऑप्शन पे जाना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए करना है आपको ये डिमांड सबमिट, ठीक है। तो उसके बाद आपकी अकाउंट बुक शो करेगी, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में बजट एस्टिमेट पे क्लिक करना है। बजट एस्टिमेट पे क्लिक करने के बाद पहले आपकी ये कोई भी यहाँ एंट्री नहीं शो करेगी। सबसे पहले आपको 31 और 35 की एंट्री शो कर देनी है। कहाँ से करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर बजट में जाकर अपने डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो ये 31 सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो अगर आपको एंट्री क्रिएट नहीं है तो एंट्री क्रिएट हो जाएगी। ये 31 का है और ये कैपिटल OH 35 और 35 का है, इसको भी सेव करेंगे। ऐसे 2 एंट्री सेव करने के बाद में ये एंट्री टाइप की हो जाएंगे। तो इनके अंदर जो है बजट ब्रेकअप में जाकर के डिफरेंट हेड में आपको बजट की डिमांड करनी है, ठीक है। जैसे मैंने 35 में एक एंट्री क्रिएट कर दी, ऐसे 31 के अंदर ये मेरी 3 एंट्री क्रिएट है, एक एंट्री में सबमिट भी कर चुका हूँ। इस टाइप से आपको बजट की जो डिमांड जो है डिपार्टमेंट से सबमिट करनी है, ठीक है। ये एक तो पार्ट हो गया आपका
बजट की डिमांड करने वाला। ये आपको 4 या 5 दिन का जो टाइम है उस टाइम के बीच में आपको ये कर देनी है सबमिट। दूसरा पार्ट आता है हमारा इनकम डिक्लेरेशन वाला, ठीक है, जो अपना इनकम टैक्स से रिलेटेड पार्ट है, जो हम इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं। अब वो पिछले साल से आपने देखा होगा समर्थ के थ्रू जो है सभी यूजर इसको सबमिट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यूजर को जो है अपने से इसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले मैं इस डिपार्टमेंट की आईडी से लॉग आउट करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल आईडी से लॉग इन करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी पर्सनल आईडी से लॉग इन कर रहा हूँ। कोई भी यूजर जब लॉग इन करता है उसको अपने इस टाइप से जो है डैशबोर्ड शो करता है। उस डैशबोर्ड में हमको कहाँ पे जाना है, फाइनेंस वाले ऑप्शन पे जाना है। फाइनेंस वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम पेरोल वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो सैलरी वाला हमारा ऑप्शन है उस पर जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता होगा डिक्लेयर योर इनकम टैक्स, ठीक है, इस पर क्लिक करता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपको शो करेगा, इसके लिए आपको डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, इसलिए अदरवाइज आपके में जो है यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आता है। मैं व्यू करता हूँ तो मेरे में इस टाइप से दिखता है, लेकिन मैं आपको एडमिन एंड से दिखाता हूँ। मैंने चूंकि सबमिट करके ट्राई करके देखा था, इसलिए मैं सबमिट कर चुका हूँ, तो मेरे में सबमिट नहीं हो रहा है। मैं आपको एडमिन एंड से दिखाता हूँ इसमें किस टाइप से होगा, ठीक है। तो एडमिन के एंड से जाता हूँ, सेम सेम पेज विजिबल होगा मुझे यहाँ से भी, जहाँ से मैंने आपको एम्प्लॉय वाला बताया था। मैं अपना सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, अभी आप यहाँ पे गए हैं, इस टाइप का जो पेज आपको, ये पेज विजिबल होगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ये पेज विजिबल होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर इस टाइप से आपको एक पेज आएगा। इस पेज में क्या होगा, आपकी कुछ डिटेल ऊपर शो कर रही होगी, आपका नाम शो कर रहा होगा, पेन नंबर वगैरह शो कर रहा होगा, क्या पे लेवल है आपका, पीएफ सब्सक्रिप्शन क्या है, पीएफ नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपकी शो कर रही होंगी। फिर आपको दिखेगा सैलरी डिटेल, तो आप यहाँ पर व्यू क्लिक हेयर टू व्यू टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। जो आपका सिंगल सीट रहती है ना, जो पिछली बार भी आप चेक कर रहे हैं, सिंगल सीट रहती है, इसमें आपकी टोटल सैलरी का डिटेल रहती है। आप इससे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, तो हमको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए देखना है। यहाँ पे ईयर 26 सिलेक्ट करें, मंथ फरवरी सिलेक्ट करें, ताकि फरवरी तक का पूरा कैलकुलेशन आपको शो करे, ठीक है। और यहाँ अपना नाम सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपना सिलेक्ट किया, ठीक है। आपको मैं बाय डिफॉल्ट मेरे में जब यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझे इस टाइप से दिखेगा, ये 26, और मुझे मंथ सेलेक्ट करना रहेगा, वो एम्प्लॉय का नाम नहीं आएगा, वो एडमिन साइड से आ रहा था। तो सबसे पहले ये जब चेक करेंगे तो मुझे इस टाइप से आपकी पूरी डिटेल, अपनी पहले प्रोफाइल डिटेल दिखेगी। फिर मुझे हर मंथ जो है जो जो सैलरीज मिली है मार्च 25 से लेकर के सारी सैलरी, और आगे के मंथ की भी प्रोजेक्टेड सैलरी, इस नवंबर तक की हमारी सैलरी हो गई है, जो स्टार लगे हुए हैं प्रोजेक्टेड सैलरी है। अभी की जो हमारा जो भी बेसिक प्लस डीए वगैरह है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके इसमें प्रोजेक्टेड सैलरी फरवरी तक की निकाल दी है, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिटेल इसमें आप चेक कर सकते हैं, किस किस मंथ की कितनी कितनी है, सारे हेड्स दिए हुए हैं। बेसिक आपकी कब कितनी कितनी बेसिक रही, कितना आपका डीए था, कितना टीए था, कितने एचआरए था, ये सारे हेड्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो सारे हेड देने के बाद में टोटल ग्रॉस आपको कितनी मिली हुई है, ग्रॉस में इस वाले ग्रॉस में आपको जो है इसका एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पूरी डिटेल दी हुई है। ये डिटेल के बाद आप नीचे आगे इस तरफ चेक करेंगे तो और थोड़ा डिटेल इसमें दी हुई है कि आपको भाई डीए कितना मिला है, टोटल बेसिक टोटल कितना मिला है पूरा फरवरी तक का, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपकी हेड वाइज यहाँ पर दी हुई है। प्लस आपका जो है डिडक्शन कितना हुआ, एनपीएस आपका कितना कटेगा, इनकम टैक्स आपका कितना कटेगा, जो अभी कर रहा था प्रोजेक्टेड इसने निकाल के दिया हुआ है। एनपीएस एरियर जितना जितना आपको मिला सारी डिटेल्स इसमें आपको शो करेगी, ठीक है। फिर ये वही चीज फिर से शो कर रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आकर एनपीएस एम्प्लॉयर, देखिए इधर पे ग्रॉस पे आपका जो है ऊपर दिख रहा था वही पे यहाँ दिख रहा है, 13,11,863 रुपये शो कर रहा है। तो इधर पे भी आप चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ शो कर रहा है। प्लस एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, ये जो 14% पार्ट जो एम्प्लॉयर का होता है वो कितना है। फिर उसके बाद में आपको जो एनपीएस का कोई एरिया डिडक्ट हुआ था उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एरिया का कितना है वो भी दिया हुआ है, ठीक है।
आपका पूरा जो है टोटल सारा मिला करके मीन्स आपको जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दोनों पार्ट मिला करके कितना होगा आपका प्रोजेक्टेड फरवरी तक का, तो अभी मेरे में इतना हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टेड। उसके बाद में नीचे सारी और भी चीजें दी हुई हैं इसमें, फिर से डिटेल ब्रेकअप किया हुआ है इनने। उसके बाद में आप देखेंगे और नीचे जाके स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा, 75,000 रुपये होगा। फिर आप नीचे जब जाएंगे तो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है। ओल्ड स्लैब में आप मेरी टैक्सेबल इनकम बनेगी 11,45,000, और टैक्सेबल इनकम मेरी न्यू स्लैब में जो रहेगी वो 12,36,000 रुपये रहेगी, ठीक है। टोटल मेरा ओल्ड टैक्स में कितना बनेगा, इतना बनेगा। न्यू वाले में कितना बनेगा, 87A। मेरा जो नई वाली स्कीम है मार्जिनल रिलीफ, मुझे कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, ठीक है। फिर मेरा नेट टैक्स कितना बनेगा, ये सब चीजें दी हुई हैं। टैक्स कितना मैंने पे कर दिया है, ये सारी चीजें। टू बी पेड कितना पे होना है, कितना पे कर दिया है, ये सारी की सारी चीजें। ये रिमेनिंग कितना है, ये सब डिटेल जो है आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। मंथली मेरा भी कितना टैक्स कटेगा, 6,000 इतना रुपये कटेगा, सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो आपको इससे अभी भी चेक कर सकते हैं प्रोजेक्टेड। हाँ, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, अगर किसी का जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है तो ये डेटा जो है, जैसे जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा तो ये जनवरी फरवरी का डेटा प्रोजेक्टेड में चेंज कर देगा, उसके हिसाब से आपका टैक्स जो है कट जाएगा इसमें। तो ये पार्ट हो गया आपको शो करने के लिए। उसके बाद आपको टैक्स डिक्लेरेशन कैसे भरना है, ठीक है, वो वाला पार्ट दिखाते हैं। तो एक स्क्रीन आपको जो दिख रही होगी, तो ये टैक्स कैलकुलेशन देखने के लिए मैंने आपको बताया था, वैसे चेक कर लें। नीचे आपको एक डिक्लेरेशन भरना है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग आप लोग में जितने हैं सब न्यू स्लैब वाले होंगे, क्योंकि अब ओल्ड स्लैब में जो है टैक्स न्यू स्लैब से ज्यादा ही आता है। तो मैं न्यू स्लैब का पहले बता देता हूँ। बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो है हमारा समर्थ न्यू स्लैब पे काम करता है। जब भी आप डिक्लेरेशन भरने जाएंगे बाय डिफॉल्ट न्यू स्लैब ही सिलेक्ट होता है। ओल्ड स्लैब होता है, बाय डिफॉल्ट में न्यू स्लैब होता है। तो मैंने जो आपको बताई थी, जो ग्रॉस सैलरी प्रोजेक्टेड मेरी जो है एम्प्लॉय अपनी, मेरी से ग्रॉस सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिला करके जो हो रहा था वो यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद में ये सेकंड ऑप्शन अपने यूज नहीं करना है, ये हमारे लिए नहीं है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर्पज से बनाया हुआ, तो इसको हमें यूज नहीं करना है। तीसरा जो ऑप्शन होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मीन्स क्या होगा, अगर मान लो किसी को कुछ ओवर अगर अमाउंट पे हो गया है, तो हमारे यहाँ तो जनरली हम क्या करते हैं, सैलरी में डिडक्ट कर लेते हैं तो ओवर पे हुआ है तो। बट कुछ लोग क्या होते हैं, कभी मौका आता है कि भाई चेक के माध्यम से, ऑनलाइन के चालान के माध्यम से किसी ने कुछ जमा किया हो, तो वो अमाउंट यहाँ कर देते हैं। वैसे जनरली कोई नहीं होगा हमारे यहाँ पे, बट ये ऑप्शन दिया हुआ है इनकेस फिर भी मान लो अगर पैसा किसी ने जमा किया हुआ है, अगर रिटर्न किया हुआ है, तो वो यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका हाउस रेंट जो है पे कितने का। तो जब न्यू वाले में जब आप जाएंगे तो न्यू वाले में ऑप्शन आपका एडिटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि न्यू वाले में ये ऑप्शन जो है यूजफुल नहीं है। ओल्ड में जब हम सबमिट करते हैं तब जो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन एडिटेबल होता है, क्योंकि ओल्ड में हमको कितना टैक्स पे किया है हमने, वो सारी चीजें उसमें कुछ रहता है कैलकुलेशन में, ओल्ड में आता है, न्यू में नहीं आएगा। तो न्यू में आप उसको टेंशन मत लीजिएगा, इधर कुछ आप एडिट करेंगे तो होगा नहीं इसमें, यहाँ तक होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, ये सब कुछ भी एडिटेबल नहीं होगा। फिर आपको इस वाले पे आना है, न्यू वाले में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका मान लो कहीं कोई अगर आपका हाउस है और अगर रेंट पे वगैरह पे आपने दिया हुआ है, तो आपने उससे उससे कुछ आपकी अगर इनकम हुई है तो आपको यहाँ पे इनकम में डाल देना है, ठीक है। फिर ये उसका कैलकुलेशन जो टैक्स वाला कैलकुलेशन है कि भाई 50% 30% जो है इसका आपका जो है कुछ लेस करके, और ये बाकी अमाउंट जो है 70% अमाउंट जो है आपकी इनकम में ऐड कर देता है। जो इसका रूल्स है वो इसमें सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो ये वाला एक पार्ट है, अगर आपकी कोई अगर कोई रेंटल हाउस आपका चल रहा है, उससे कुछ इनकम है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। अदर इनकम जो है, मान लो अगर अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हुई है, उससे कुछ आपको इनकम अगर हुई है तो आपको यहाँ ऐड कर देना है। अगर कुछ है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। ऐसे जनरली नहीं होगी मैक्सिमम लोगों की, लेकिन किसी का कुछ अगर हुआ है तो उसको ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ मान लो हुआ है मुझे कुछ प्रॉफिट, तो मैं 50,000 अपना ऐड कर देता हूँ। प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपको कहीं और अदर सोर्स से मान लो कहीं से आपको इनकम कुछ अगर हुई है, तो वो इनकम भी आपको यहाँ पर शो कर देना है। मान लो मुझे कोई अदर सोर्स से यहाँ पर 80,000 की इनकम या 8 लाख रुपए की इनकम हुई, मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मैं अभी हटा दूंगा, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपको शो करने के लिए। इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर ये हटा दूंगा, ये नहीं आएगा, तो इसको सबमिट नहीं करना है, क्योंकि इसकी डिटेल हम दूसरी जगह से भरवाएंगे, ठीक है। फिर मेडिकल रीइंबर्समेंट, आपको कोई मेडिकल रीइंबर्समेंट हुआ है तो वो डिटेल यहाँ पे डाल दें, ठीक है। जनरली हमारे यहाँ पे जो मेडिकल रीइंबर्समेंट अगर होता है उनका, तो उनका डिटेल ऑटोमेटिक टैक्स में आ जाती है, ठीक है।
तो मेडिकल रीइंबर्समेंट वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ सबमिट नहीं करना, क्योंकि अगर आपको मेडिकल रीइंबर्समेंट कोई हुआ है जो टैक्सेबल है और हमारे यहाँ से बिल लगा हुआ है अगर उसका, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे टैक्स कैलकुलेशन में आ जाता है। हमारे सिस्टम में ऐसा बना हुआ है, जो आप बिल लगाते हैं जब आप वहाँ टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल सेलेक्ट करते हैं, तो टैक्सेबल अगर कोई रीइंबर्समेंट रहता है तो वो जब टैक्सेबल की पेमेंट होती है तो वो ऑटोमेटिक आकर के मेरी जो ये सिंगल सीट है जहाँ मैं अभी आपको शो करा रहा था, इसमें वो भी शो कर जाती है टैक्सेबल पेमेंट का। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको शो कराता हूँ अभी यहाँ पर, कैसे शो करती है एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरा छोड़ करके किधर दिखाते हैं, जो मैंने चेक किया हुआ है, डॉक्टर साहब का एक बिल देखते हैं। डॉक्टर साहब का मैं सिंगल सीट दिखाता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर साहब को जो सैलरी मिली हुई यहाँ पर देखो, इनके जो कुछ बिल लगे थे, 2 बिल, इनको जो पेमेंट हुआ है, ये पेमेंट और ये पेमेंट, ये दोनों पेमेंट जो है टैक्सेबल थे। ये दोनों इनकम ही जा करके डॉक्टर साहब की टोटल सैलरी जो हो रही है ग्रॉस, उसमें ऐड कर दिया सिस्टम में, इसके हिसाब से टैक्स एडजस्ट कर देगा ये। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको इधर कुछ नहीं भरना है, क्योंकि मेडिकल रीइंबर्समेंट का कोई बिल अगर हमारे सिस्टम में लगता है तो वो ऑटोमेटिकली जाकर के समर्थ में ऐड हो जाता है, हमको यहाँ कुछ नहीं भरना है। ठीक है। ऐसे ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपको सैलरी में दे दिया गया है, आपको इसमें भी कुछ नहीं भरना है। अलग से कोई बिल बिल अगर लगता भी है तो वो वहाँ ऐड कर लेता है। बट इस बार हमारे यहाँ सारा का सारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है आपको सैलरी में दिया गया है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है। इन शॉर्ट आपको जो है न्यू स्कीम में जो है वो जो बस केवल आपको, अगर आप ये आपका रेंटल हाउस चल रहा है उससे कुछ इनकम है, या अदर कोई इनकम अगर आपकी हुई है ये वाली, यही बस भरना है, कुछ नहीं भरना है आपको। और उसके बाद में आपको यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक करके और यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है। और जब आप सेव कर देंगे तो आपका जो है, और एक चीज और रहेगा इसमें, एक चीज बताता हूँ मैं आगे आपको। ये तो हो गया न्यू वाले से, इसी को मैं ओल्ड का देखता हूँ अपने वाला। अभी मैंने इसको न्यू वाले से किया था, मैं ओल्ड पे करता हूँ। ओल्ड पे जब मैं करूंगा तो कुछ फील्ड यहाँ बढ़ जाती है। जैसे ये वाला ऑप्शन है, हाउस रेंट जो मैं पे कर रहा हूँ, मान लो मैं 8,000 रुपये पे कर रहा हूँ मंथली। टोटल मंथ कितने, मान लो मैं 12 मंथ के लिए किया। पैन नंबर ओनर का क्या होगा, मान लो अपने डाल देता हूँ, सारी डिटेल मांगता है। ठीक है। नेम ऑफ ओनर में भी कुछ भी डाल दूंगा मैं। ठीक है। एड्रेस ऑफ ओनर में भी टेस्ट डाल दिया मैंने। ये ऑटोमेटिकली मंथली मैंने ये डाला 12 मंथ का, तो 96,000 उसने टोटल कैलकुलेट कर लिया। स्टैंडर्ड रेट ये दिखा रहा है ओल्ड में 50,000 का। मेरी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से सब डिडक्ट करके बता दे रहा है मुझे। मान लो मेरा जो ग्रॉस रेंटल मैंने 50,000 रुपये डाल के रखा था, तो उसकी कैलकुलेशन जिसने ऐड कर दी है। अदर इनकम वाले पार्ट भी ऐड हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, ओल्ड वाले में ये इतनी फील्ड और ऐड हो जाती है, क्योंकि ओल्ड वाले में ये सब डिडक्शन चलते हैं, एटीसी वगैरह के, तो सारी फील्ड जो है यहाँ पर ऐड है। आप इसमें कोई जहाँ जो एंट्री आपको करना हो वो एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। लगभग सारी फील्ड अवेलेबल है। अगर आपको कोई ओल्ड में ऐसा लगता है कि कोई फील्ड आपकी अवेलेबल नहीं है, और ये फील्ड उसमें सेक्शन भी लिखे हुए हैं कि कौन से सेक्शन वाली फील्ड है, तो आप ये अमाउंट यहाँ ओल्ड में ही भर सकते हैं। वैसे ओल्ड में टैक्स ज्यादा ही बनता है, जनरली मैक्सिमम लोग जो है न्यू में सबमिट करेंगे। ओल्ड में भी आप ऐसी डिटेल भर के और उसको सेव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होगा, इसमें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। जैसे मैं अपने इस पे दिखाता हूँ, मैंने जो सबमिट किया हुआ था, किसी और का करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है। कैलकुलेट ये एम्प्लॉय का देखते हैं, तो मेरा क्या मैंने सबमिट कर दिया है, मैं किसी एम्प्लॉय का देखता हूँ। एक मिनट बस, एक मिनट में किसी और आईडी से लॉगिन करता हूँ, किसी दूसरी आईडी से।
मैं अभी एक दूसरी आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ और आपको शो कराता हूँ। उसमें क्या उस पर सबमिशन नहीं हुआ है, मैंने अपनी आईडी से सबमिशन कर दिया था, इसलिए आपको वो ऑप्शन नहीं शो कर रहे हैं। आपको फिर से एक आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ अभी। चलिए देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से। अभी मैंने रुपेन सर की आईडी से लॉगिन किया हुआ है। इस वाली आईडी से हम सबमिट करके देखते हैं। फाइनेंस वाले ऑप्शन में जाते हैं, पेरोल वाले ऑप्शन में जाते हैं, डिक्लेरेशन पे जाते हैं, व्यू डिक्लेरेशन। ठीक है, न्यू स्लैब, ये सर का डिटेल आ रही है, कितनी ग्रॉस बनेगी, ये सब चीज आ रही है। मान लो इनके में, मान लो मैंने ये सब चीजें, रेंटल इनकम मान लो यहाँ पे डाल देते हैं कुछ, ग्रॉस रेंटल इनकम में कुछ अमाउंट डाल दिया, मान लो 50,000 डाल दिए इस टाइप से। और इनकम फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी मान लो कुछ हुआ है, मान लो यहाँ भी कुछ डाल देते हैं, 40,000 डाल दिए। ठीक है, अदर सोर्स से कहीं इनकम है मान लो, तो उसको 50,000 डाल दिया, मान लो मैंने हुई है इनकम। ये सब करने के बाद में उस कैलकुलेट पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, अगर आपने ये जो सब चीजें डिटेल डाली हुई है, जैसे मान लो जैसे अदर इनकम जो है उससे हुई है, तो इस सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो वो कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो मैंने एक फाइल इसको सिलेक्ट किया, मान लो मेरा यही वाला है, मान लो इसको मैंने अपना अपलोड कर दिया, सिर्फ फाइल सिलेक्ट कर लिया, रिमार्क में डाल दिया, मान लो मेरा, ठीक है, हाउस रेंट इनकम प्रूफ, तो करके मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको अपलोड को वाले देख भी सकता हूँ। ठीक है, अपडेट भी कर सकता हूँ। जैसे जो मैंने अपलोड किया था, मेरी सिंगल सीट अपलोड कर दी थी मैंने, ये मुझे दिख भी रही है। मैं चाहूँ तो इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। जो मैंने अपलोड किया है, मैं इसको चाहूँ तो रिमूव करके दूसरी सीट भी अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं दूसरी सीट सेलेक्ट करूंगा, कोई और सीट मान लो ये वाला हो गया ये, और अब मैं इसको अपलोड कर दूँ। ये दूसरा अपलोड कर दिया मैंने। अब मैं व्यू करूंगा तो मुझे दूसरा कुछ दिख रहा है। तो जो भी मेरे डॉक्यूमेंट रहेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा, ये मुझे दिख जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, अब मैंने जो सबमिट किया था वो ये दिख रहा है जी। ठीक है, और एक चीज और दिखा रहा था मैं, ये चीज अब ये सबमिट हो चुकी है, ये फाइनेंस के एंड पे जा चुकी है। अभी क्या है, फाइनेंस ने इसको जो है वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तो अभी शायद मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पास ऑप्शन इसमें आ रहा है अपडेशन का। जब तक कि फाइनेंस के एंड से इसका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, तब तक मैं चाहूँ तो इसको अभी अपडेट भी कर सकता हूँ। बट आपको एक बार ही करना है, उसके बाद आपको नहीं करना है। अभी मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर चेंजेस कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फाइनेंस के एंड से अभी कुछ यहाँ पर वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, इस कारण यहाँ पर हो रहा है। फिर से मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा, तो मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब तक अपडेट का ऑप्शन मिले तब तक आप अपडेट कर सकते हैं। एक बार फाइनेंस से वेरिफिकेशन होने के बाद में कुछ भी आपको अपडेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया कैसे आपको अपनी इनकम को जो है ऐड करना है। जो भी आपका अदर कोई इनकम अगर हुई है मान लो अगर, तो आपको टैक्स डिटेल में इस टाइप से ऐड करना है। आपको चाहे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में करना क्या है, सबसे पहले आपको लॉग इन करना है एम्प्लॉय की आईडी से, फाइनेंस के ऑप्शन पे जाना है, पेरोल के डैशबोर्ड पे जाना है, फिर यहाँ पे डिक्लेयर योर इनकम टैक्स पे जाना है, इस वाले फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा शुरू में, उसको डिक्लेरेशन का ऑप्शन को यूज करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू स्लैब होता है,
आपकी जो टोटल ग्रॉस इनकम जो है प्लस इंक्लूडिंग आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो यहाँ शो करेगा। आपको अपनी टैक्स डिटेल अगर देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ बस आपको अपना ईयर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर में 26 सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर फरवरी, ताकि फरवरी तक का पूरा कैलकुलेशन आपको शो करे और सबमिट पे क्लिक करना है। इससे आपको क्या होगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी तक आपको कितनी कितनी सैलरी मिली हुई है, नवंबर तक सैलरी हो गई है, स्टार से जो लगे हुए हैं वो प्रोजेक्टेड सैलरी है, अभी तक की जो सैलरी है उसके हिसाब से प्रोजेक्शन कर दिया है उसने कि आगे सैलरी कितनी होगी। और इन सारे जो अर्निंग हेड्स हैं उनका सम कर दिया है यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में। ये ग्रॉस सैलरी दिख रही है, ये सैलरी में जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है। नीचे आप आएंगे आपको तो और डिटेल में शो करता है, बेसिक आपका टोटल कितना होगा पूरे 12 मंथ का, टोटल डीए कितना होगा प्रोजेक्टेड, ये सारी डिटेल्स आपको शो कर रही है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखिए, जैसे हमको सैलरी में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे दिया गया था तो ऑटोमेटिक इसकी एंट्री यहाँ आ गई, इसलिए आपको वहाँ एंट्री नहीं करनी है इसकी। ठीक है, कोई मेडिकल रिइंबर्समेंट की एंट्री आपको नहीं करनी है वहां पर, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पर अगर कोई टैक्सेबल मेडिकल रिइंबर्समेंट होता है तो वो बिल लगते टाइम में उसको टैक्सेबल, उसका फील्ड जो है टैक्सेबल सिलेक्ट कर देते हैं। तो जब वो उसका पेमेंट होता है तो ऑटोमेटिक हमारी जो है इनकम में वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आपको नहीं करना है। इसमें बाकी पूरी डिटेल आपकी दी हुई है कि आपको डिडक्शन में आपका एनपीएस वाला पार्ट कितना है, इनकम टैक्स आपका कितना बना। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको आ रही है। प्रोफेशनल टैक्स कितना बन रहा है, कितना अमाउंट आपका एनपीएस का जो है कटा हुआ है, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी दिया होगा, एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये सारी डिटेल्स है, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी टोटल जो है सैलरी दिखा रहा है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा 75,000 रुपए। फिर उसके बाद नीचे जब आप आएंगे टैक्सेबल इनकम दोनों स्लैब की दिखा रहा है, ओल्ड स्लैब में इतनी होगी, न्यू स्लैब में इतनी होगी। फिर टैक्स कितना होगा, ओल्ड स्लैब में टैक्स इतना बनेगा, न्यू स्लैब में टैक्स इतना बनेगा। ठीक है, उसके बाद में नेट टैक्स कितना होगा, इतना होगा। नेट टैक्स में अभी तक कितना कटा है, एजुकेशन सेस कितना होगा वो भी दिया हुआ है। टैक्स टू पे टोटल टैक्स इतना होना है। अभी तक प्रीवियस टैक्स पे कितना डिडक्शन हो चुका है, तो इतना हो चुका है। रिमेनिंग टैक्स कितना होना है, इतना टैक्स रिमेनिंग बचा हुआ है। पर मंथ कितना कटेगा, इतना कटेगा। ठीक है, अगर कोई आप एक्स्ट्रा इनकम इसमें ऐड करेंगे आपकी तो ये टैक्स आपका बढ़ जाएगा, पर मंथ डिडक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये आपका टैक्स डिक्लेरेशन ये देखना है इस तरीके से। उसके बाद आपको अपनी इनकम भी डिक्लेयर करना है। तो आपको देखो टोटल सैलरी वाला तो इसमें सिस्टम से उठा के दिखा दिया इसने। ठीक है, हाउस रेंट वाला न्यू वाले में कुछ नहीं करना है, न्यू स्लैब में एडिट भी नहीं होगा। ये ओल्ड स्लैब के लिए, अगर आप ओल्ड स्लैब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये पार्ट एडिटेबल होगा। आप जितना भी हाउस रेंट पे करते हैं मंथली उतना करके यहाँ मंथ में आप 12 सेलेक्ट कर लेंगे तो वो टोटल कैलकुलेट कर देगा सारे मंथ का। ऑनर का पेन वगैरह डालना पड़ेगा, लेकिन न्यू स्लैब में कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, न्यू स्लैब में आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आप नीचे आएंगे, इनकम आपको अगर कोई आपका हाउस या प्रॉपर्टी है जो रेंटल चल रही है उससे आपको कोई अगर मान लो अर्निंग हुई है, इनकम हुई है, तो वो इनकम आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। एज पर रूल से 30% जो इसका लेस कर देता है, उसके बाद बाकी जो 70% है वो आपकी इनकम में ऐड कर देता है उसको। फिर उसके बाद में अदर इनकम कोई अगर आपकी हुई है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची हुई है, देखिए इन दोनों में अंतर ये है, ये आपका रेंटल वाला कोई मान लो आपको ये वाला सॉरी ये वाला जो है रेंटल इनकम है, अगर आपको कोई हाउस रेंट से चल रहा है। और ये वाला जो इनकम है तो देखिए ये अलग चीज है, ये अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हुई है उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ है अगर ये वाले में, तब आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, ये एंट्री इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनके अलावा कोई अदर सोर्स से आपको इनकम हुई है तो टोटल इनकम आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये टोटल ऐड करके आपका बना देगा, कैलकुलेट पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ रहेगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपने यहाँ पे चीजें इनकम का अलग से लगाया हुआ है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद में जो है आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे व्यू डॉक्यूमेंट, मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो ये शो कर रहा है। मैं इसको चाहूँ तो वेरीफाई एंड अपडेट भी कर सकता हूँ। तो अपडेट वेरीफाई पे जाऊंगा मैं, यहाँ से इसको अपडेट करना है, मान मुझे ये रिप्लेस करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो मैं दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूंगा अपना। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसकी पीडीएफ बना करके उसका रिमार्क आपको डाल देना है यहाँ पर कि भाई ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा है आपका। अभी फाइनेंस वाले आप जो डेटा फिगर भर रहे हो उसके भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बिना उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, अदरवाइज को रिमूव कर देंगे वो। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगवाना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में इसको आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा तो आप यहाँ से फिर शो भी कर पाएंगे, जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे शो कर जाएगा आपका।
ठीक है, अपडेट फिर से करना है तो फिर से अपडेट कर सकते हो, ड्यू डिक्लेरेशन में आपको इस टाइप से दिख जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें, तो ये चीजें हैं आपको। सर इसका हार्ड कॉपी लेना है क्या, फाइनेंस से कोई है क्या, इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करवाना है क्या? हेलो सर। तो अगर इसकी हार्ड कॉपी सबमिट करवाना हो तो प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन भी आता है, अगर आप सबमिट कराना चाहेंगे तो ये प्रिंट पीडीएफ करके यहाँ से जो भी डिक्लेरेशन इन्होंने किया है इसको ये साइन करके सबमिट भी कर देंगे। तो सर अगर आपको हार्ड कॉपी मांगना हो तो हार्ड कॉपी भी मांग सकते हैं आप इनसे। हेलो सर, फाइनेंस सेक्शन वाले बता दें इसमें हार्ड कॉपी चाहिए है कि नहीं चाहिए एम्प्लॉय से। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। कहाँ गए फाइनेंस वाले? क्योंकि इसमें जो आपने सबमिट किया है उसका पीडीएफ का प्रिंट निकल आएगा। एक मिनट, मेरे पास फोन आ रहा है। हेलो, नहीं नहीं उसमें, हाँ हाँ, आपको हार्ड कॉपी चाहिए नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे आप, है ना। मीन्स जो प्रिंट आएगा उसका आपको प्रिंट आउट आपको साइन करके नहीं चाहिए, ठीक है। वो भी ठीक है। सर का कहना ये है कि उनको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना है, उनको जिसकी जरूरत पड़ेगी तो उसकी हार्ड कॉपी ये फॉर्म की मांग लेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट आपको जरूर अपलोड करना है। और जैसे ही आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म का, तो आपको जो ये अभी देखो आप जो सबमिट करेंगे ना, तो अभी आपके टैक्स कैलकुलेशन कोई भी इसका अंतर समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही फाइनेंस से वेरीफाई हो जाएगा आपको टैक्स कैलकुलेशन पे जो है इसका इफेक्ट आ जाएगा। मीन्स क्या होगा, अगर आपने 1 लाख रुपए मीन्स आपकी इनकम एक्स्ट्रा हुई है तो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स डिडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। वो कब होगा, जब फाइनेंस वाले उसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे इस वाले फॉर्म को अगर मैं वेरीफाई करूँ, मान लो फाइनेंस के एंड से, देखो मैं बताता हूँ एंड वेरीफाई करके तो कैलकुलेशन कैसे चेंज होती है, पहले ये देख लेते हैं। अभी देखो सर का जो टैक्स कैलकुलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये देखो इनकम जो है सर की अभी टोटल जो है कुछ 20-21 लाख कुछ दिखा रही है, 21 लाख कुछ दिख रही है, ठीक है। और जो है रिमेनिंग टैक्स जो है अभी इनका इतना दिख रहा है, 15,000 रुपये पर मंथ। अब देखो मैं इनका जो इनने जो सबमिट किया है उसको वेरीफाई करता हूँ एडमिन के एंड से। हेलो। हाँ जी। अच्छा, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है तो उसका क्या? सर आपकी आवाज बहुत इको कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है सर, तो उसका कैसे करेंगे फिर? एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल तो होती नहीं है सर, हाँ, वही क्यों मैं डाल पूछ रहे रहा हैं हूँ तो सर, उसको, अगर उसको यहाँ हम नहीं इनकम नहीं, करेंगे तो फिर उसको आप नहीं, नहीं टैक्स उसको करेंगे। उस एग्रीकल्चर इनकम नहीं डालना है सर इसमें। अगर इनकम में फिर वो चोरी करेंगे। सर एग्रीकल्चर इनकम नहीं डालनी है इसमें, केवल वही इनकम डालनी है जो टैक्सेबल है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जैसे अदर इनकम आपने लिखा है सर, लेकिन इनकम तो फिर तो यहीं पे करनी पड़ेगी ना सर, टोटल इनकम। इनकम सर वही डालनी है आपको यहाँ पर जो टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल नहीं है उसकी एंट्री नहीं करनी है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल में नहीं आती है सर, उसकी एंट्री नहीं करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्म जैसे है मैं वेरीफाई करता हूँ, जैसे मान लो तो सबसे पहले मैं सर का ये वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, वेरीफाई हो गया, और फॉर्म वेरीफाई करता हूँ मान लो। ये फॉर्म चेक किया, और फॉर्म चेक करने के बाद में इसमें फाइनेंस के एंड से सब चेक करने के बाद में तो भरी हुई है, ये वेरीफाई सेव कर दिया। ठीक है, वेरीफाई हो गया, फाइनली वेरीफाई हो गया। अब देखो इसमें टैक्स कैलकुलेशन क्या चेंज हुआ है। अभी 15,000 था, अभी देखना, ये देखो 46,000 से 75,000 पहुंच गई रिमेनिंग टैक्स, और टैक्स बढ़ गया यहाँ पर। और जो यहाँ पर इनका
21 लाख कुछ हो रहा था वो, और चेंज होकर के अमाउंट ज्यादा हो गया होगा, ये 22 लाख कुछ हो गया है, वो अमाउंट इसमें ऐड हो गया। तो सीधा सा बात है, आप जो भी सबमिट करेंगे जब फाइनेंस से वेरीफाई होगा तो उसका इफेक्ट आपकी टोटल इनकम पे आ जाएगा, और उसके साथ साथ टैक्स डिडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको अपने एंड से सबमिट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और कैसे फाइनेंस से वेरीफाई होने के बाद में आपका टैक्स कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर हम्म। ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपन को करना है तो वो सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट होगा कि इसको नहीं 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 सर, करके एक पीडीएफ बनाएंगे सर, टोटल एक हाँ, पीडीएफ बना करके अपलोड कर दें। जैसे ओल्ड एज में अगर जाते हैं तो एक पीडीएफ बना दी अपन ने, सिंगल सिंगल पीडीएफ। सिंगल पीडीएफ चला जाएगा, मर्ज करके बना देंगे सारी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो सर आपकी आवाज बहुत इको हो रही है। मोबाइल से ज्वाइन कर लो सर, ताकि सर मोबाइल से ज्वाइन कर लो, आप मोबाइल से प्रॉपर बात कर पाएंगे। मोबाइल से कर लीजिए उस लिंक पे ज्वाइन। शादी में जैसे डीजे की आवाज होती है वो इको, वैसे वो कुछ साकिया साहब की आवाज हो रही है इको। नहीं मैं सर को, सर मैं आपको, हाँ आवाज आ रही है आपकी? आप आ रही अभी है। आ रही है? हाँ अभी प्रॉपर आ रही है, बताइए सर। हेलो हाँ हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अदर इनकम वाला क्वेश्चन आया था ना सर अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ हाँ। इनकम में बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड वगैरह या कहीं से आय होगी वो शामिल कर लेंगे सर। सर ने पूछा था एग्रीकल्चर इनकम का, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, इसलिए हमें उसको नहीं डलवाना है। टैक्सेबल इनकम जो है वही डालना है केवल। वो ऐड नहीं होगी सर। बिल्कुल सर ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड करें सेशन को। ठीक है सर, कंक्लूड करिए। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा अभी, जो ग्रुप है समर्थ आईएमएस वाला, उसमें कर देंगे, और हम वेबसाइट पे भी लगा देंगे इसको।